नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के बारे में और हिंदी का जो पेपर 2 है उसके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आपको बता दूं कि हिंदी के पेपर 2 में कौन-कौन से क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय के बारे में चर्चा करने का प्रयास रहेगा और एक दूसरी वीडियो में लाऊंगा, उसमें मैं दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चंस होंगे और उसमें दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय होंगे बेसिकली, जिसको आप बड़े से बड़े शब्दों में लिख पाएंगे। 400 शब्द, 500 शब्दों वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आगे आने वाले समय में डिस्कस करूंगा। बहरहाल ये तीव्र गति से एक मैराथन क्लास होगी जो विभिन्न इकाइयों से संबंधित होगी, यानी आपके 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य बीए 5th सेमेस्टर, यानी कि बीए 5th सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर होता है हिंदी का, इसमें आपको हिंदी का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये कई विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जिनके आधार पर हमने यहाँ मॉडल पेपर सेट किया आपके लिए। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। चर्चा करने का प्रयास करता हूं तो महासंग्राम रिवीजन क्लास 2026-27 इन सभी के लिए यह बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्नों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं और तीव्र गति से चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। चले पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आदिकाल क्या पूछा गया भैया? आदिकाल को विद्वानों ने किन किन नामों से पुकारा है? देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 12 रचनाओं के आधार पर प्रस्तुत करते हुए वीर गाथा काल इसको नाम दिया। 12 रचनाएं जो हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, खुमान रासो, ठीक है, या परमाल रासो, ऐसे तमाम प्रकार के पृथ्वीराज रासो, ये सब जो ग्रंथ है जिसमें वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी गई हैं, वीर रस प्रधान रचनाएं हैं। जैसे रिमझिम भाला बरसे वह मैदानन के बीच मझाए, ठीक है, हाथ पटक दे भुइमा जो तो 9 मन माटी लिए उठाए, यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए। मतलब कहने का मतलब यह है कि धय दो डोला समर खेत मा जे जीते ते ले उठाए। कहने का मतलब ये है दांत उखाड़े भवरा नल के ते दिल्ली में करे द्वारे चार। तात्पर्य ये है बेटा, अब मैं नहीं बोलूंगा पद, आप लोग सोच रहे गुरुजी कहते कि मतलब ये है, मतलब बताते नहीं, बताते चले जाते हैं आगे। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वीरता पूर्वक रचनाएं, अतिशयोक्तिपूर्ण युद्धों का चित्रण किया जाता था और युद्धों का सजीव चित्रण। इतिहास इसमें आपको कम, लेकिन आपको काल्पनिकता थोड़ा अधिक दिखाई पड़ती है हिंदी की रचनाओं में, खास करके आदिकाल की रचनाओं में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की 12 रचनाओं को छांटा जो कि वीरता पूर्वक चीजें थी। कुछ में वीरता पूर्वक रचनाएं थी, कुछ एक आध दो लोक रीतियां थी, जैसे ढोला मारो रदुहा या एक आध दो अन्य, ठीक है। और खास करके कुछ रचनाएं थी जिसमें श्रृंगार के भी पुट आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में, या कम से कम मान कर चलो कि 70% जो है जितनी रचनाएं मिली आदिकाल की, उसमें आपको वीरता पूर्वक चीजें मिली है, यानी कि वीर रस प्रधान रचनाएं मिली हैं और खास करके रासो ग्रंथ मिले हैं। इसी परंपरा के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस कालखंड को वीर गाथा काल नाम से संबोधित किया, जो कि समीचीन प्रतीत होता है, जबरदस्त प्रतीत होता है। लेकिन विद्वानों ने इस पर काफी आक्षेप भी लगाया और काफी कुछ कहा भी है। डॉक्टर जॉर्ज गिरियर्सन विदेशी इतिहासकार है, कहते हैं कि चारण काल, इसको क्या कहते हैं? चारण काल। चारण काल मतलब होता है, जैसे पहले के जो कवि होते थे वो चारण और भाट के रूप में जाने जाते थे। राजा महाराजाओं के यहाँ उनकी प्रशंसा गायन के लिए राजा महाराजा उन कवियों को रखा करते थे। उनकी वीरता, उनकी प्रशंसा ही उनका मुख्य उद्देश्य होता था। जो कवि होते थे, जो चारण कवि होते थे, बेसिकली वो अपने राजा की बुराई नहीं करते थे, अपने राजाओं की प्रशस्तियों को गाया करते थे जनता के बीच में, समाज के बीच में जाकर के, तो वही होते चारण कवि। तो इसीलिए इसको चारण काल कहा इन्होंने। मिस्र बंधु, जिसमें 3 मिस्र बंधु हैं, उन्होंने कहा प्रारंभिक काल, चूंकि शुरुआती काल था ये हिंदी साहित्य का, इसलिए इसको प्रारंभिक काल कहा गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर रसाल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने इसको आदि काल नाम से संबोधित किया है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको संधि काल कहा, क्योंकि यहीं से अपभ्रंश काल, अपभ्रंश और हिंदी दोनों के बीच को जोड़ने का जो काल है वो यही हिंदी साहित्य का आपका आदिकाल ही है। इसके अलावा चारण काल भी राम कुमार वर्मा ने कहा। राहुल संकीर्तन जी ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा, ठीक है, क्योंकि नाथ सिद्धों की परंपरा भी आपको यहाँ पर, नाथ और सिद्ध परंपरा भी आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको गोरखनाथ और सिद्धों की परंपरा, जैन मुनियों की परंपरा, ये भी आपको देखने को मिलती है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने इसको वीर काल कहा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिला होगा, तमाम सारा नाम इसका प्रतीत होता है, अधिकतर विद्वानों ने कहा। अच्छा, वीरता पूर्वक रचनाएं लिखी गई और देश प्रेम को लेकर के अपने अपने छोटे छोटे राज्य को एक देश मानते थे ये लोग, और उसी के आधार पर रचनाएं खूब लिखी गई। तो देश प्रेम की रचनाएं या राष्ट्रीय जागरण की रचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
इसलिए हिंदी साहित्य के राष्ट्रीय काव्य में आपको वीर गाथा में जगनिक के बारे में, आलखंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, दूसरा प्रश्न दूसरा प्रश्न भैया, हिंदी का पहला कवि कौन है? देखिए, चंद बरदाई हिंदी के पहले कवि माने जाते हैं तथा इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, प्रथम महाकाव्य माना जाता है हिंदी का। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया रचना पृथ्वीराज रासो, ठीक है। और अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से स्वीकार किया है। तीसरा प्रश्न, आलखंड के रचयिता कौन है? आलखंड आपके पाठ्यक्रम में आलखंड का एक अंश संकलित है। आलखंड के रचयिता है, आलखंड के रचयिता कौन है? जगनिक है, ठीक है। जगनिक जो है इसके रचयिता है और इन्होंने परमाल परमाल के सामंत थे, परवर्ती देव बर्मन नाम था इनका। राजा परमाल के सामंत हुआ करते थे और इसके सहायक महोबा के आल्हा उदल, ठीक है, को नायक माना था इन्होंने। और जगनिक ने जो आलखंड लिखा वो आल्हा और उदल जो कि महोबा के कौन थे? बहुत वीर पुरुष थे। इन्हीं को आधार बना करके आलखंड नाम की रचना लिखी। इनके दरबार में रहा करते थे, परमाल की तरफ से लड़ते थे। पृथ्वीराज चौहान के घर पर भी युद्ध किया इन लोगों ने जाकर के, ठीक है। तो नायक मानकर के आलखंड नामक ग्रंथ की रचना की गई, जिसे लोक में आल्हा के नाम से जाना जाता है। जो मैंने आपको बताया कि आल्हा वाला रचना बताई नहीं कि हाँ जो है यक्का मारे दुई गिर जावे तीसरा खौफ खाए मर जाए। ऐसे पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर शादी थी, उस शादी में मलखान से शादी होने की होती है, तो शादी की शर्त रखी जाती, सॉरी मलखान की शादी थी या किसी की शादी थी, खास करके ब्रह्मा की शादी थी, ब्रह्मा या ऐसे कुछ नाम था उनका, ठीक है। आल्हा में आते हैं, ठीक है। परमालिक के लड़के थे, यानी परमर्दी बर्मन को परमालिक कहते थे, ऐसे कुछ था नाम, ठीक है। तो उनकी शादी थी, तो वही कहा गया था वहां पर कि दिल्ली में अगर इनके पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर अगर शादी करनी है तो एक भवरा नल नाम का हाथी था, उसका दांत उखाड़ता था जो व्यक्ति, वो शादी करने की योग्य, यानी कि ते दिल्ली में करे द्वार एक चार, दांत उखाड़े भवरा नल के ते दिल्ली में करे द्वार एक चार। भवरा नल का नाम का हाथी था एक पृथ्वीराज चौहान जी के पास। चाहमान वंश के सबसे प्रतापी शासक है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। ये सब आप चीजें ध्यान रखिएगे। तो वही सब चीजें हैं। ऐतिहासिकता रचनाओं में कम मिलती है और काल्पनिकता थोड़ा अधिक मिलती है। इन रचनाओं के आधार पर जो है आप इतिहास के जो है चीजों को ना सोचे कि इतिहास यही था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रीतिकालीन कविता की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए अथवा रीतिकाल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए, इस काल की अधिकतर रचनाएं श्रृंगार परक रही हैं। इस काल में जो अन्य रचनाएं हुई हैं जिनमें आराध्य के प्रति कवियों की भावनाएं मुखर हुई, आराध्य माने कि जिसके यहाँ पर रहते थे उन्हीं का गुणगान किया करते थे, वो भी अपने को श्रृंगारिकता के आवरण से बचा ना सकी। इस युग के प्रमुख कवि खास करके केशवदास, बिहारी लाल, घनानंद, बोधा, ठाकुर, मतिराम, देव, सेनापति, ये सब इस काल के कवि रहे हैं, इस काल के लेखक रहे हैं। दानशीलता, मान लीला, चीरहरण लीला, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे और भी चीजें, जैसे झूला हो गया, होली है, जलभरण है लीला, जलभरण लीला हो गया, इन सभी के प्रमाणों से उत्प्रोत रचना है। इस काल में आपको ये सब रचनाएं आपको देखने को मिलती हैं, किसमें? रीतिकाल में, ठीक है। रीतिकाल में बेसिकली श्रृंगार रस प्रधान काव्य है और इसमें रीतियां प्रखर मात्रा में आपको सामने आती हैं। रीतिकाल को इसलिए श्रृंगार काल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। वीर रस प्रधान काव्य कवि लिखे गए हैं, लेकिन एक कवि है जिनका नाम है भूषण, जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। तो भूषण के बारे में आपको पढ़ना है। तो भूषण जो है वो महाकवि भूषण जो है वो युद्ध में लड़ते भी थे और लिखते भी थे। इसके अतिरिक्त नीति और ज्ञान से युक्त भी कविताएं लिखी गई हैं। उसके रचनाकारों में खास करके घाघ, गिरधर और रहीम दास का नाम उल्लेख है। वीर रस की कविताओं में महाकवि भूषण और लाल ने अपना वर्चस्व बनाए रखा है और इस तरीके से वीरता पूर्वक रचनाओं में आप देखते हैं महाकवि भूषण का नाम आता है और यही आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, ठीक है। सज चतुरंग सैन संग में उमंग धर सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, ठीक है। ऐसे तमाम सारी चीजें। आगे देखिए, पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पांचवा प्रश्न भैया, काव्य काल की कुछ विशेषताएं बताएं। काव्य काल की कुछ विशेषताएं बताइए। देखिए, काव्य काल की कई सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग जो है आधुनिक काल में या काव्य काल में आकर के हुआ, ठीक है। तो काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया आधुनिक काल में। छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया, इस यानी कि कहे कुछ और रहे थे और उसका अर्थ कुछ और था, इस तरीके से। आधुनिक काल की कविता में अलंकारों का चमत्कार दिखाने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया, बल्कि तथ्यों का वर्णन, समाज की समस्याओं को दिखाना, ये सब कविताओं का माध्यम बन चुका था। इसके अलावा कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविता में है, जैसे कि मानवीकरण अलंकार, विशेषण विपर्य अलंकार, ध्वन्यार्थ व्यंजना, ऐसे तमाम अलंकारों का प्रयोग आपको नए नए अलंकार, विपर्य, विशेषण विपर्य अलंकार, मानवीकरण अलंकार और ध्वन्य अर्थ व्यंजना,
ध्वनि अर्थ व्यंजना जो अलंकार है, सब नए अलंकारों का प्रादुर्भाव आपको हिंदी की आधुनिक काव्य धारा में मिलता है। इसके अलावा शैली में प्रतीकात्मकता का प्रयोग खूब अधिक मात्रा में किया गया है। आधुनिक काल के कवियों ने खूब अच्छे तरीके से प्रकृति का मानवीकरण किया है। ठीक है, प्रतीकात्मक शब्दावली या प्रकृति मतलब की प्रतीकात्मक शब्दावलियों का प्रयोग अधिक किया है। अगली विशेषता है आधुनिक काल की कि आधुनिक काल में दोनों तरह की कविताएं लिखी गई। एक तो छंदबद्ध रचनाएं कुछ लोग लिख रहे थे, जैसे जयशंकर प्रसाद, जैसे महादेवी वर्मा, जैसे सुमित्रानंद पंत, ऐसे लोग, मैथिली गुप्त जी, ऐसे ही छंदमुक्त रचनाएं से निराला वगैरह लिख रहे थे, या फिर आने वाले जो आधुनिक कवि हैं प्रयोगवाद प्रगतिवाद के, वो सब भी छंदमुक्त रचनाएं लिख रहे थे। अगली विशेषता आधुनिक काल की, प्रयोगवादी कवियों ने खास करके भाषा, छंद, उपमान, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों से नए नए प्रयोग करने शुरू कर दिए थे। यानी नए नए प्रयोग, नए नए चीजें, नए नए आधार पर रचनाएं लिखी जा रही थी। इसके अलावा आधुनिक काल की नई कविता में भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता थी। यानी आधुनिक कविता में आप देखते हैं भावना यानी इमोशंस को नहीं रखा गया, इमोशंस का प्रधान नहीं है। जो आधुनिक कविता है उसमें बुद्धि की प्रधानता, यानी कि बुद्धि, ज्ञान, इसमें आपको रचनाओं में ज्ञान, बुद्धि, तर्क ये सब आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर भावना आपको कम ही दिखेगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं। और अगली विशेषता आपकी है नई कविता में गीयता का तत्व तो नहीं। गीयता मतलब कि आप अगर नई कविताओं को चाहे आप बढ़िया से गा सकते हैं, जैसे कि आप प्राचीन कविताओं को गा सकते हैं, जैसे कि आप सूरदास के पदों को आप गा सकते हैं। ठीक है, आप कबीर दास के चीजों को गा सकते हैं। आप जो है यहाँ तक कि निराला के चीजों को आप नहीं गा सकते हैं, या आप कुछ निराला की रचनाओं को आप गायन में आप ले सकते हैं, लेकिन आप जैसे महादेव वर्मा जी की रचनाओं को ले सकते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को आप गा सकते हैं, जैसे कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, मतलब कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां आकर अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसको आप गा सकते हैं। इसमें आपको राइमिंग वर्ड लास्ट में आपको ऐसे हारा, हमारा, ये सब मिलता रहेगा, ऐसे आप गा सकते हो। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे उन सच्चिदानंद हीरानंद वासनज्ञ की रचनाओं को थोड़ा बहुत मात्रा में आप गा पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आएंगे, जैसे अंधेरे में कविता आप नहीं गा पाएंगे। अंधेरे में क्या है, मैं जा रहा था दीवार से उजड़ता हुआ पालास्टर, बैंड का एक समूह उधर से निकला सहसा, ऐसे अंधेरे में रचना कभी पढ़िएगा गजानन माधव मुक्तिबोध की, लगता है कहानी पढ़ रहे हो आप। ठीक है, और लिखा बड़ी जबरदस्त है अंधेरे में कविता को। गजानन माधव मुक्तिबोध साहब ने एक लंबी कविता है, लेकिन वो उसको आप चाहें कि बढ़िया म्यूजिक के साथ, हम ढोल मजीरा के साथ उसको गा ले तो उसको नहीं गा पाएंगे। ठीक है, जबकि आप जो है जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को गा लेंगे, जैसे कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग, खिले हो जो बिजली के फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग, आप इसको गा सकते हैं। आप पंत की रचनाओं को गा सकते हैं, आप महादेवी जी की रचनाओं को गा सकते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, क्रंदनों में चिर निस्पंद बसा, नैनों से दीपक, नैनों में दीपक से जलते, पलकों पर निर्झरड़ी मचली। ठीक है, ऐसे आप महादेवी की रचनाओं को गा सकते हैं। पंत की रचनाओं को, पंत जी तो कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कभी आह से उपजा होगा, गान निकल कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो निराला मतलब कि वो पंत जी ने ये कहा कि कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है। लेकिन जो आधुनिक कवि आए उन्होंने कविता को एकदम सत्यानाश कर लीजिए, मान लेते हैं, कर दिया। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे आलोचकों ने कहा। क्योंकि कविता, देखिए गद्य का विकास क्यों हुआ, क्योंकि आप ज्ञान उसमें जितना ज्यादा, जितना ज्ञानी आप हैं वो ज्ञानवान आप कविता में ना लिखें। आप ज्ञान, आप निबंध लिख डालिए, आप उपन्यास कहानी के माध्यम से, आप रिपोर्टाज डायरी संस्मरण के माध्यम से, आप आत्मकथा के माध्यम से अपने ज्ञान को शामिल करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम कविता में भी खूब ज्ञान ही, बुद्धि, तर्क यही सब देंगे, तो कविता जो है तर्क बुद्धि का नहीं के लिए नहीं बनी थी। कविता का मतलब था कि लोगों का मनोरंजन करना। लोग जब कविताओं को पढ़े तो उनको आनंद का भाव उत्पन्न हो, श्रृंगारिकता उत्पन्न हो, उनको मजा आए, रसिकता, उससे उसमें रस निकले, छंद निकले, अलंकार निकले। जैसे जब आप पढ़ते किसी भी रचना को कि तरने तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, अब मजा आ रहा है किसमें, क्या कि ताता वर्णों की आवृत्ति है, तो लग रहा है कि मजा आ रहा है पढ़ने में कविता। ठीक है, ऐसे जब आप पढ़ते हैं कि भाई क्या पढ़ते हैं आप, जैसे आप कविताओं, चाहे बिहारी लाल की कविताओं, बिहारी की कविताओं को पढ़ते, दोहे में पढ़ते तो मजा आता है पढ़ने में। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात,
और भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात। अब इससे मजा आ रहा है पढ़ने में, ज्ञान भी है लेकिन उसके साथ साथ छंद अलंकार और रस का भी ध्यान रखा गया है। ऐसा नहीं कि आधुनिक कवि बहुत विद्वान हो गए हैं, नहीं, कुछ विद्वान नहीं। एक कवि ने साफ साफ लिखा है कि सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन के सौदास, और अब के कवि खत द्योत सम जहां तहां करत प्रकाश। आजकल के नवीन कवि हैं ये जुगनू के समान है उन प्राचीन कवियों के समक्ष। जुगनू माने खद्योत के समान, खद्योत माने जुगनू। सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, केशवदास तारों के समान है। बाकी के कवि जो आजकल के कवि हैं वो जुगनू के समान है। आप देखते हैं कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन राजा, यानी कि जब आषाढ़ और सावन का महीना आता है तो उस समय जुगनू निकलने लगते हैं। वही जुगनू दप से जलेगा, दप से बुझ जाएगा, बस इतने देर के लिए उनका ज्ञान रहता है। तो कविता का माध्यम ज्ञान उड़ेलना नहीं, बल्कि कविता का माध्यम होता है हृदय की मर्म स्पर्शी चीजों को आह्लादित कर देना, ताकि कविता पढ़ करके एक व्यक्ति का साधारणीकरण हो जाए, वह व्यक्ति उस कविता में डूब जाए, वह कविता पढ़ करके उसको मजा आ जाए। जैसे कि अब कुमार विश्वास जी की 2-3 कविताएं, जैसे कि जो है क्या कविता थी, कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है, ये तो चलो ठीक बात है, इसमें राइमिंग वर्ड मिलता है, मजा आ जाएगा गाने में, अगर वो गायन किया जाए तो बड़े अच्छे तरीके से आप उसको गा पाएंगे। लेकिन वर्तमान कवियों में गाने की तत्व नहीं है, कविता एकदम से गद्य बनती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, देखिए रीतकाल कवियों को आप देखेंगे मजा आ जाएगा पढ़ने में। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब माना जाता है? सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना बिहार में हुआ था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए, एक का नाम है जप साहिब, निरंकार के गुणवाचक नामों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, दूसरी रचना है अकाल उस्तत। अकाल उस्तत की बात की तो अकाल पुरुष की स्तुति और कर्मकांड पर चोट दी गई है अकाल उस्तत रचना के माध्यम से। विचित्र नाटक एक है, आत्मिक वंशावली से वर्णित रचना है। ठीक है, चंडी चरित की बात की तो आदिशक्ति चंडी की स्तुति इसमें करी गई है। तो गुरु गोविंद साहब की रचनाओं में जप साहिब, अकाल उस्तत, विचित्र नाटक और चंडी शतक की रचनाएं फेमस हैं, आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, चूंकि इन्होंने भी वीरतापूर्वक रचनाएं लिखी हैं। भारतेंदु जी ने भी राष्ट्रीयता पर रचनाएं लिखी, तो भारतेंदु युग में ये भी संकलित है। भारतेंदु युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम लिखिए। देखिए, भारतेंदु युग के भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं है और पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी प्रमुख कवि रहे हैं। भारतेंदु युग की कविता की विशेषताएं बताएं। देखिए, भारतेंदु युग में भावात्मक कविता लिखी गई, कविता में राष्ट्रीयता का स्वर, समन्वय और समर्पण आदि के संदेश भी आपको दिखाई पड़ते हैं। आप इन्हीं की रचनाओं को देख लें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाओं को, उसमें राष्ट्रीयता के स्वर आपको मिलेंगे। वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, भारत दुर्दशा नाम का नाटक लिखा। ठीक है, तमाम प्रकार के रचनाएं लिखी। ठीक है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल, भारतेंदु जी ने ही लिखा है। तो इसमें चूंकि आप देखते हैं अंग्रेज लोगों ने कब्जा कर लिया था भारत पर, और भारत जो है गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था, तो ऐसे में भारतेंदु जी ने राष्ट्र प्रेम को लेकर के चीजें लिखी हैं। ठीक है, त्रिवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। देखिए, मैथिल गुप्त राष्ट्र कवि हैं, इनका नाम तो सर्व अग्रगण्य है, इसमें भी आता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, हिंदी की खड़ी बोली का पहला महाकाव्य, प्रिय प्रवास लिखने वाले विद्वान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ही हैं। पंडित राम नरेश त्रिपाठी बड़े जबरदस्त राष्ट्र कवि। ठीक है, श्रीधर पाठक जी हो गए, मुकुटधर पांडे जी हो गए, इन सभी का नाम अग्रगण्य है। ठीक है, त्रिवेदी युग के काव्य की विशेषताएं बताएं। त्रिवेदी युग, हिंदी साहित्य में त्रिवेदी युग का समयकाल कब से तक है? 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी तक का जो समयकाल है उसको बोलते हैं त्रिवेदी युग। 1918 से 1936 तक का जो समयकाल है उसको बोलते हैं आपका जो है छायावाद युग। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1950 से लेकर के 1900 ईस्वी तक का, मतलब कि 1850 से 1900 तक का जो समयकाल है उसको बोल सकते हैं आप भारतेंदु युग। ठीक है, 1936 से लेकर के 1947 तक, 1943 तक, 1936 से प्रगतिवाद, 1943 से लेकर के 1954 तक, मतलब 1944 से लेकर के 1954 तक, 43 तक तो होगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये 1943 से 44 कुछ भी मान लीजिए। ये रहा आपका प्रयोगवाद। ठीक है, प्रयोगवाद के बाद में फिर 1900 फिर आया आपका नई कविता। ठीक है, नई कविता की बात की तो नई कविता आपकी शुरू हुई 1954 से लेकर के, ठीक है, 1960 तक। और इसके बाद में फिर 1960 के बाद में कौन सी कविता आ गई? 1960 के बाद में आपकी कविता आ गई अब तक। ठीक है, अब तक आ गई साठोत्तरी कविता। साठोत्तरी कविता या समकालीन कविता आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से कविताओं का विकास हिंदी साहित्य में हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिए,
चलिए, अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं लिखें। पहला है आपका वर्णन प्रधान काव्य है, दूसरा है अतीत गौरव का बखान किया गया है। वर्णन प्रधान काव्य है और अतीत का गौरवगान किया गया, यानी कि इसमें इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता जिसको वर्णन प्रधान काव्य कहते हैं, इसमें जो भी रचनाएं लिखी गई उसमें विस्तार से वर्णन किया गया है किसी भी चीज का। अतीत का गौरव बखान, यानी अतीत के गौरव का बखान किया गया है। द्विवेदी युग के काव्य की विशेषता क्या है? जो अतीत का गौरव है उसका बखान किया गया, क्योंकि अतीत के गौरव के बखान के माध्यम से वर्तमान की जो पंगु होती जा रही हमारी पीढ़ी थी, उस पीढ़ी को जगाने के लिए अतीत का गौरवगान करना स्वाभाविक सी बात थी। क्योंकि द्विवेदी युग का समय काल रहा है जिसमें तमाम प्रकार के आंदोलन हुए और महात्मा गांधी का प्रादुर्भाव जो है द्विवेदी युग के बाद में ही शुरू होता है। 1919 के बाद में आते गांधी जी, लेकिन 1915 से ही अपना काम शुरू कर देते, दक्षिण अफ्रीका से जब भारत में आते तभी से। तो कहने का मतलब यह है कि द्विवेदी युग में आप देखते हैं जो कविताएं लिख रहे थे लोग, वो भारत में उस समय जंजीरों में जकड़ा हुआ था, गुलामी के कौन भारत अपना, इस वजह से अतीत के गौरव का बखान करना जाहिर सी बात हो गया था। आदर्शवादिता आपको खूब दिखेगी, यानी कि जो मापदंड शुरू से आया हुआ रस छंद अलंकार खूब अच्छे से प्रयोग हो रहा था। देश प्रेम की भी बात इसमें खूब अधिक मात्रा में की गई। ठीक है, हरियोध का जन्म कब हुआ? हरियोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। हरियोध जी किस युग के कवि थे? तो हरियोध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हरियोध जी की रचना में दो महाकाव्यों के नाम लिखिए। एक तो है प्रिय प्रवास और एक है वैदेही वनवास। वैदेही माने कि भगवान राम जी की पत्नी माता सीता का नाम वैदेही है। वैदेही मतलब होता है कि वो उनका जो है शरीर जो है वो देह से उत्पन्न नहीं हुई, वो भूमि से उत्पन्न हुई, इसलिए उनका नाम है भूमिजा। ठीक है, और भूमि से एक तिनका भी उत्पन्न होता है, इसीलिए वो माता सीता हमेशा तिनका पकड़े रहती है, भूमिजा। भूमि से निकली वाली पुत्री भूमिजा होती है और भूमिजा तिनके को भी कहा जाता है। माता सीता रावण के यहाँ पर जब बैठी थी तो एक तिनका क्यों ली हुई थी? तिनका मतलब उसका भाई, यानी कि माता सीता का भाई। भूमि से माता सीता की उत्पत्ति हुई और भूमि से वो तिनका निकला, तो ऐसे में वो तिनका मात्र से निकाल लिया कि रावण से कहा जब तक मेरा भाई मेरा स्वामी रक्षा कर रहा था तो तुम जो है चुरा करके लेकर आए, मेरा स्वामी यहाँ पर नहीं है, मगर भगवान राम यहाँ पर नहीं है, मेरा भाई है यहाँ पर, तो ये भाई मेरा रक्षा करेगा। इस तिनके को अगर तुम पार करके दिखा दो, तुम्हारे अंदर इतनी अगर हिम्मत है तो रावण नहीं उस तिनके को पार कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि भस्म हो जाएंगे तुरंत, तो वो उसका भाई है। तो जैसे आजकल अपने भाई के साथ एक महिला सिक्योर फील करती है, ऐसे ही माता सीता उस समय एकदम से पूरी सुरक्षित थी। वैसे माता सीता को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक एक प्रतीक के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो भूमिजा, तो वैदेही मतलब माता सीता है, उन्हीं के बारे में लिखा गया। वैदेही वनवास जो कैसे हुआ उसके बारे में। प्रिय प्रवास है राधा जी से रिलेटेड। राधा जी एकदम से विरहणी अवस्था में है और इनके पति मतलब इनके जो प्रेमी हैं भगवान श्री कृष्ण वो अलग रहते हैं, उन्हीं को एक चिट्ठी बना करके भेजती हैं और पूरी की पूरी कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन ये चिट्ठी वाली मैं एक कथा आपको बता रहा हूँ कि उसी की बात। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। ठीक है, हरियोध जी के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम देखिए। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, रस कलश, परिजात, काव्योपदेश, ऋतु मुकुर आदि, ये सब रचनाएं जो है हरियोध की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ये रिवीजन क्लास है, बाकी मॉडल पेपर एक और तैयार हो गया है जो मैंने आपका बड़ा बड़ा अक्षरों में लिखा है खुद अपने हाथों से, वो आपको जल्द ही आ जाएगा, उसको लेकर के परेशान मत होइएगा। अगला प्रश्न आपका 16 नंबर, छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। देखिए, देश में जब स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था, चारों तरफ अंग्रेजों का दमन चक्र सक्रिय था, उस समय साहित्य जगत में एक ऐसा वर्ग भी क्रियाशील था जो जीवन जगत से दूर रह करके हिंदी काव्य की एक विशिष्ट परिपाटी का निर्माण कर रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि तथा अंग्रेजी साहित्य में व्याप्त छायावादी रहस्यवादी भावधारा ने हिंदी साहित्य को प्रभावित किया। इस भावधारा में अवगाहन करने वाले कवियों ने प्रकृति के साथ अपना रागात्मक संबंध स्थापित किया और अत्यंत चित्रमयी भाषा में नाना मैंने कई प्रकार के रूप संकेत भाव संकेत उपस्थित किए रचनाओं में। इस प्रकार भाव व्यंजना का जो नवीन रूप सामने आया उसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के चार स्तंभ जो रहे हैं, प्रशांत पद निराला, उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। छायावाद के चार स्तंभों के नाम क्या हैं, स्पष्ट कीजिए। देखिए, छायावाद की चतुष्टयी का अर्थ छायावाद के चार कीर्तिलभ्य कवियों से माना जाता है। इसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी जी का नाम अग्रगण्य है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और निराला जी। निराला जी को छायावाद का मतलब कि ओज का कवि कहा जाता है। निराला जी को छायावाद का महेश कहते हैं, पंत जी को विष्णु कहते हैं, प्रसाद जी को ब्रह्मा कहते हैं छायावाद का। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है,
पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के बृहत्तरीय कवियों के नाम। बृहत्तरीय मतलब कि 3 कवि जो थे, बड़े कवि 3 छायावाद के, कौन से थे? कवि, कविताओं मतलब कवित्री की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कवि की। जयशंकर प्रसाद पहले कवि हैं छायावाद के प्रवर्तक, दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, और तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, ये 3 कवि जो हैं छायावाद की बृहत्तरीय में शामिल है। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, छायावाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के नाम निम्नलिखित हैं, जैसे कि जयशंकर प्रसाद झरना, आंसू, लहर, कमानी जैसे तमाम ग्रंथ को लिखा। सुमित्रानंद पंत ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन ये रचनाएं किसकी हैं? पंत जी की हैं। प्रसाद जी की रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कमानी, इसमें पानी की, झरना में पानी की बात होगी, आंसू में पानी आएगा, लहर भी पानी से बनती है, कामायनी जो महाकाव्य है इनका सबसे जबरदस्त। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन ये सब रचनाएं सुमित्रानंद पंत की हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है परिमल। परिमल जो है खास करके परिमल है, गीतिका है, अनामिका। अनामिका रचना मेरे पास रखी हुई, मैं आपको नहीं दिखाया हूँ। अनामिका जो पुस्तक है मेरे पास है, और खास करके एक पुस्तक और जो मैंने आपको नहीं दिखाई होगी, एक पुस्तक भी और मेरे पास है जो मैं अभी कामायनी का नाम दिया था। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी रचना, ये महाकाव्य वाला, ठीक है, कामायनी नाम का महाकाव्य ये मेरे पास जयशंकर प्रसाद की रचना है। बड़ी जबरदस्त रचना, 15 सर्गों में बटी हुई, आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं आप कहेंगे तो मैं लगा दूंगा नीचे, आप पढ़ लीजिएगा इसको। वैसे अनामिका, अनामिका रचना में इसमें तमाम कविताएं संकलित हैं इनकी, निराला जी की अनामिका पुस्तक है। ठीक है, ये एक काव्य संग्रह है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत सारी कविताएं संकलित हैं। जैसे इसमें तमाम सारी कविताएं आप देखेंगे, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं, निराला जी की कविताओं को संकलन है, ये पुस्तक है। ठीक है, तो इसका नाम है अनामिका। ठीक है, ऐसे ही तुलसीदास नाम की एक रचना लिखते हैं, गीतिका, परिमल, सब इनकी रचनाओं के संग्रह है नाम। अगले भी जो है कवित्री है महादेवी वर्मा जी, इनकी रचना का नाम है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। ये सब रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बात की तो अंजलि, अंजलि, रूप राशि, चित्ररेखा, चंद्र किरण, ऐसे तमाम प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी। इसके अलावा आगे अगर आप देखेंगे, आगे है जैसे भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा भी छायावाद के ही कवि हैं। मधुकर, प्रेम, संगीत और मानव ऐसी रचनाओं को लिखा। हरिवंश राय बच्चन जी ये भी छायावाद से संबंधित हैं। निशा निमंत्रण नाम की रचना इन्होंने लिखी। एकांत संगीत लिखा, आकुल अंतर लिखा, और इनका एक वो है, क्या नाम है, आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, उनकी क्या भूलूं क्या याद करूं। ये उनके पिताजी का नाम है, किसके पिताजी हैं हरिवंश राय बच्चन जी? थे उनका क्या नाम है, बिग बी, यानी कि अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, उनके पिताजी का नाम है हरिवंश राय बच्चन। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, जैसे कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़ पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तमाम सारे, और मॉडल पेपर लेना चाहते हैं, तमाम सारे क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारे सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, 91, 61, 93, 60, 62 को करिकुलर की पीडीएफ नोट्स और ऐसे सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स के लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 91, 61, 93, 60, 62 इस नंबर पर आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको एसएमएस कर देना है, क्या अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई, आपकी लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र कितने पैसे में? 100 रुपए में एक सेमेस्टर की फीस है आपकी, एक सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लास। ठीक है, इस नंबर पर एसएमएस करेंगे, जैसे एसएमएस करेंगे इतना सारा आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने। कितने रुपए बेटा? मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देने हैं। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। इसमें आपको आपके 2 सब्जेक्ट जो मेजर के होते हैं, एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और दूसरे सब्जेक्ट की भी ऐसे यानी 4 पेपर की तैयारी ये, प्लस में एक को करिकुलर, एनालिटिक एबिलिटी, डिजिटल अवेयरनेस, इन सभी की पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास और तमाम सारी क्लास, वैसे यूट्यूब पर ही आपको क्लास चीजें मिल जाएंगी, क्लास वगैरह, लेकिन आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर आपको मिलने वाला, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिलेंगे। जो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट आपको यूट्यूब पर भी जो क्लासेस नहीं होती है, वो सब की प्रैक्टिस सेट जो होती है, पीडीएफ नोट्स की जो क्लास भी नहीं हुई है, वो सब पीडीएफ नोट्स वहां पर आपको ग्रुप में मिलता रहता है। ठीक है, सारी व्यवस्था आपको मिल जाएगी और आप पीडीएफ नोट्स पढ़ कर जाइएगा, पेपर में अच्छा आप कर पाएंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ऐसे आपके लिए सभी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हो चुके हैं, आप तुरंत जुड़ सकते हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी हम 5th सेमेस्टर और 6th एक साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे लिए कोई छूट है, तो 5th और 6th सेमेस्टर के लिए छूट ये है कि आपके लिए केवल फीस 150 रुपए लगेगी। ठीक है, यानी कि केवल 150 रुपए फीस में आपका 5वां और 6वां सेमेस्टर दोनों का हो जाएगा। ठीक है, और केवल 100 रुपए में केवल 5th सेमेस्टर का होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 5th सेमेस्टर का पेपर होने वाला, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप 6th सेमेस्टर वाला पूरा कोर्स लेंगे, क्योंकि इसमें आपकी चैप्टर वाइज क्लास भी आपकी इंक्लूड रहेगी। ठीक है, शुरू से आप क्लासेस में पाएंगे तो आपका फायदा ही होगा।
जिनको भी जुड़ना जुड़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मतलब हिंदी, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इन सभी का नोट्स वगैरह मिलता रहेगा जो इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, बाकी आप नहीं जुड़ना चाहते तो नहीं भी जुड़े, आप यूट्यूब पर भी क्लास देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, छायावाद की छायावाद की भावगत और कलागत दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। भावगत प्रवृत्ति यानी कि जैसे उसमें क्या इमोशंस है, क्या चीजें उसमें प्रयोग की गई हैं, कौन से भाव है, ये सब चीजें। कलात्मक में जैसे कि किस रस, किस छंद, किसका प्रयोग किया गया है, वो सब चीजें। जैसे सौंदर्य भावना, इसमें सबसे पहली बात है छायावाद में क्या सौंदर्य भावना का प्रयोग हुआ है। प्रेम भावना भी आपको दिखाई पड़ेगी। मानवतावादी दृष्टिकोण भी इस रचना में दिखेगा, सब भाव पक्ष है। प्रकृति के रम्य रूपों की रचना की गई है, कामनीय कल्पना करी गई है। रहस्य भावना भी आपको दिखी, छायावाद का रहस्यवाद भी है। शैलीगत वैशिष्ट आपको दिखता है, दार्शनिक चिंतन भी आपको दिखाई देता है। संगीतात्मकता भी आपको छायावाद की रचना में दिखेगी, यानी कि छायावाद की रचनाओं को पढ़ भी सकते हैं आप, गा भी सकते हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से लिखी गई। तो ये सब विशेषताएं हैं किसकी, छायावाद की। अगली रचना, अगला प्रश्न आपका आ चुका है पुष्प की अभिलाषा। 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका, पुष्प की अभिलाषा। कविता के रचनाकार के नाम लिखिए। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिन्होंने एक प्रकार से बड़े जबरदस्त तरीके से पुष्प की अभिलाषा को समझाया है। पुष्प की अभिलाषा जो रचना है उसमें क्या है कि चाह नहीं मैं सुर बालों के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर हे हर डाला जाऊं, ठीक है, चार नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, ठीक है, ऐसे ही आपकी कविता है। तो फूल फूल पुष्प 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 कहता है कि हम क्या नहीं चाहते हैं, वो कहता है कि हमको ये सब नहीं पसंद जो हमको लोग करते हैं कि जो है कहीं पर जाकर के उस पर डाल देते हैं, भगवान पर चढ़ा देते हैं, ठीक है, ये मुझे नहीं पसंद है। तो फिर कवि कहता है कि भाई आखिरकार पसंद क्या है पुष्प को, तो पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि मातृभूमि के लिए जो अपना शीश कुर्बान करने के लिए जो महारथी, जो एक प्रकार से वीर पुरुष जिस रास्ते से जाए उस रास्ते पर पुष्प बिछा देना, ठीक है, ताकि जो है मैं जो है सफल हो जाऊं, मेरा उद्देश्य सफल हो जाए। तो यही जो है माखनलाल चतुर्वेदी जी यहाँ पर राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब और कहां हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान काव्य सेनानी और स्वतंत्र कोकिला, ये सभी नामों से भी जानी जाती हैं। इनका उपनाम था क्या, काव्य सेनानी, स्वतंत्र कोकिला, जैसे उपनामों से विख्यात सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन प्रयागराज इलाहाबाद के निकट निहालपुर नाव के गांव में हुआ था। निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था, कहां पर है, इलाहाबाद के निकट पड़ता है, प्रयागराज में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ये हैं, झांसी की रानी रचना वगैरह इन्होंने ही लिखी है। बुंदेले हर बोलो मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इस तरीके से नाना के संग खेली थी वो, नाना के संग पढ़ती थी। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की बड़ी जबरदस्त कविता है। मेरे हाथों में पुस्तक है, पुस्तक मेरे टाइम लगेगा उसको निकालने में, उसमें पूरी कविता है, मैंने व्याख्या भी अधिकतर जगहों पर करवाई हुई है। ठीक है, चर्चा करेंगे। तो प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। देखिए, यदि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों के समग्र विकास को 3 चरणों में विभाजित करें तो पाएंगे कि चित्राधार, कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, प्रेम पथिक और झरना, ये पहले चरण की कविताएं शामिल होती है, गद्य और पद दोनों को मिलाकर के। तथा कामायनी जो है तीसरे चरण में लिखी गई रचना इनकी है। ठीक है, कामायनी तीसरे चरण में इनकी रचना लिखी गई है। चित्राधार में ब्रज भाषा की कविताएं संकलित हैं। कानन कुसुम की रचनाएं प्रायः इतिवृत्तात्मक हैं। और महाराणा का महत्व यह कृति आतुकांत छंदों में लिखी गई है। प्रेम पथिक की भाव प्रविधि में विस्तार दिखाई देता है। झरना से छायावाद का आरंभ माना जाता है। आंसू प्रसाद जी का अन्यतम विरह काव्य है। आंसू को हिंदी साहित्य का मेघदूत कहा जाता है। ठीक है, लहर में प्रसाद के अनेक प्रतिनिधि गीत संकलित हैं, लहर नाम की रचना में। कामायनी में सर्वांगपूर्ण जीवन पद्धति, जीवन दर्शन, नारी पुरुष का संपूर्ण चित्रण और नवीन परिस्थितियों का व्यापक निरूपण किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। निराला, देखिए डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार निराला का जन्म
माघ महीने के शुक्ल पक्ष में हुआ था। संवत 11 मतलब कि 11 शुक्ल पक्ष की एकादशी को हुआ था। संवत 1955 के अनुसार हुआ था। अगर इसको हम उसमें बदले डेट में 29 फरवरी 1899 को राम सहाय तिवारी के घर में इनका जन्म हुआ था। सौष्ठववादी आलोचक आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अगर देखें तो सन 1911 में निराला जी का विवाह रायबरेली जिले के डलमऊ नामक स्थान के निवासी श्री रामदयाल दुबे जी की पुत्री थी मनोहारा देवी, उनके साथ जो है विवाह संपन्न हो चुका था। कौन कहता है? नंद दुलारे वाजपेयी जी कहते हैं कि उनका विवाह किससे हुआ था? श्री रामदयाल दुबे जी की पुत्री थी मनोहरा देवी, उन्हीं से इनका विवाह हुआ था। किसका? राम सहाय तिवारी के पुत्र थे निराला जी, जयशंकर मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इनकी शादी हो चुकी थी। 1911 में इनकी शादी होती है। ठीक है, निराला जी की पुत्री का नाम था सरोज। उनका विवाह सन 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी से इनका विवाह कर दिया गया था सरोज का। लंबी बीमारी के बाद सन 1935 में सरोज की मृत्यु हो जाती है। निराला जी का देहावसान 15 अक्टूबर 1961 को होता है। रविवार को चित्रकार कमला शंकर के दारागंज इलाहाबाद वाले मकान में प्रातः 9:23 पर इनका निधन होता है। और निराला जी की अगर बात की तो निराला जी ने अपनी पुत्री के शोक में, सरोज की शोक में जो है बहुत रचना लिखी, एक बड़ी रचना लिखी, लंबी रचना लिखी सरोज स्मृति नाम से। ठीक है, हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा दुख वाली रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके चुका है, जागो फिर एक बार कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। देखिए, जागो फिर एक बार शीर्षक से 2 कविताएं निराला जी ने देश की आजादी के पूर्व लिखी है। देश की आजादी से पहले जो है 2 रचनाएं किसने लिखी है? निराला जी ने लिखी है। इन कविताओं में महाप्राण उपाधि निराला जी की। निराला महाप्राण निराला पराधीनता की बीड़ियों में जकड़े भारतीयों को भारत के वीर पुरुषों, योद्धाओं और देशभक्त और बलिदानी अमर शहीदों की याद दिला करके देशवासियों के पौरुष और पराक्रम को ललकारते हैं कि आपके जो भविष्य मतलब पुराने लोग ऐसे थे, हमारे जो अमर बलिदानी थे, शहीद जो व्यक्ति है, ऐसे इन्होंने शहीद दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। और देशवासियों से अपेक्षा करते हैं निराला जी कि वे अंग्रेजों के साम्राज्य और आधिपत्य की बेड़ियों को तोड़ करके फेंक दें। इस कविता में निराला ने राष्ट्रीय एकता का प्रबल स्वर जो है मुखरित किया है। वास्तव में यह कविता निराला का जागरण गीत है। ठीक है, जन जागरण गीत है। निराला जी इस कविता की उक्त विशेषताएं ही उसको सामान्य से विशेष बनाती हैं। जागो फिर एक बार कविता बड़ी जबरदस्त कविता है। जागो फिर एक बार बड़ी जबरदस्त कविता है। और ये कविता जो है लगातार आप जानते रहते हैं, मैंने इस कविता के बारे में कई बार आपको समझाया है, बताया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो महाप्राण निराला की ये कविता आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निराला को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र से मिली थी? निराला जी को उनके निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र में मिली? मतवाला नाम की पत्रिका थी, उसी पत्र में निराला जो है की उपाधि इनको ज्यादा मिल गई। सूर्यकांत त्रिपाठी नाम था, निराला इनको कहा जाने लगा। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ कि कुछ उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे कुछ उथल पुथल मच जाए। किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजनीतिक जीवन, संघर्ष एवं उपलब्धियां। अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन और संघर्ष को संक्षेप में इस प्रकार देखा जा सकता है। वर्ष 1968 से लेकर के 1973 तक उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ये। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी वे 8 बार लोकसभा के और राज्यसभा के 2 बार सदस्य भी रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में वर्ष 1977 में से लेकर के 1979 तक विदेश मंत्री के पद पर काम किया। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी संभाला और कई बार प्रधानमंत्री भी रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी। रचनाएं भी जबरदस्त लिखी उन्होंने। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख, मैं लूंगा नहीं वरदान मांगूंगा नहीं।
कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही से तमाम रचनाएं लिखते हैं। मातृ वंदना का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। भावार्थ लिखिए। मातृ वंदना एक कविता है। कवि मातृभूमि को वंदना करते हुए भारतवासियों की कष्ट हरने की प्रार्थना करता है। वह निवेदन करता है कि उसके बलिदान को स्वीकार कर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दिया जाए। ठीक है। अगली योग रचना है आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी कीजिए। बालकृष्ण शर्मा नवीन कौन थे? आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। देखिए द्विवेदी युग के समादृत कवि, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी पंडित बालकृष्ण शर्मा, उपनाम है नवीन। इनका जन्म 8 दिसंबर की डेट को हुआ था 1897 ईस्वी को। ग्वालियर राज्य के ग्वालियर राज्य के भयाना नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ग्वालियर जो है में इनका जन्म हुआ था। 1917 में स्कूली शिक्षा पूरी तरह ग्वालियर राज्य मतलब स्टेट, मतलब वो स्टेट वाला वो नहीं है कि उत्तर प्रदेश टाइप का। ग्वालियर के भयाना नामक गांव में हुआ था। ग्वालियर जिला कह सकते हैं। स्कूली शिक्षा पूरी तरह से पूरी करके गणेश शंकर विद्यार्थी के कानपुर आश्रम में रह करके कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तभी 1920 में गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन के आह्वान पर पढ़ाई छोड़कर देश की व्यवहारिक राजनीति में शामिल हो गए और फिर जीवन प्रयत्न राजनीति से उनका नाता बना रहा। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य, संसद सदस्य और राज्यसभा आयोग के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1921 से 23 के दौरान वह प्रभा नाम की एक पत्रिका थी, प्रभा पत्रिका के संपादक भी रहे और गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात 1931 में प्रताप के प्रधान संपादक, प्रताप पत्रिका थी उसके प्रधान संपादक का उत्तरदायित्व भी संभाला। इन पत्रिकाओं में अभिव्यक्त उनकी संपादकीय टिप्पणियों को उनकी निर्भीकता और मुखरता के लिए सराहा गया। वह एक ओजस्वी वक्ता भी थे। कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 31 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों के नाम बताएं। देखिए राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में खास करके सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्रा जी, मोहनलाल महतो वियोगी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी, श्याम नारायण पांडे जी, सिया रामशरण गुप्ता जी, बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, रामधारी सिंह दिनकर साहब, ये सारे लोग जो थे ये राष्ट्रीय काव्यधारा के आधुनिक कवियों में शामिल हैं। ये बात आप ध्यान, राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख आधुनिक कवियों में इन सभी का नाम आता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, परीक्षा में सीधे तौर पर आता है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह किसका गीत है? देखिए 1954 ईस्वी में आई थी एक फिल्म, डायरेक्टर इसके थे सत्यन बोस जी। फिल्म का नाम है जागृति का यह एक बेहतरीन गीत था। आओ बच्चे तुम्हें सुन दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, बड़ी जबरदस्त सॉन्ग है। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह गीत बच्चों को स्वतंत्रता का मूल्य समझाता था कि स्वतंत्रता कैसे मिली और उसका क्या फायदा हुआ। इस गीत को लिखा और गाया है कवि प्रदीप साहब ने तथा संगीत से सजाया है इसको हेमंत कुमार जी ने। संगीत दिया है हेमंत कुमार जी ने और लिखा है इसको और गाया है कवि प्रदीप साहब ने। डायरेक्ट किया इस फिल्म को सत्यन बोस जी ने डायरेक्टर थे। जागृति मूवी है 1954 में इसका जो है थिएटर में रिलीज हुई। आजादी के 7 साल बाद बच्चों को केंद्र में रख करके बनाई गई यह फिल्म बच्चों को सकारात्मक भविष्य की दिशा दिखाने की कोशिश करती है। एक तरफ यह गीत देश के नौनिहालों को भारत के भौगोलिक आभा से परिचित कराता है, तो दूसरी ओर राजस्थान से लेकर के बंगाल तक स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों की इतिहास गाथा को भी प्रस्तुत करता है। किस तरीके से भारत में हिमालय के पर्वत और नदियां बहती, किस तरीके से मैदान, पहाड़, पर्वत ये सब है उसको तो बताता है ये कवि। इसके साथ साथ इस कविता में कवि यह भी बताता है कि भारत के राजस्थान से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल तक किन किन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी इस चीज को बचाने के लिए। यह गीत भारत की मिट्टी को तिलक बना करके मस्तक पर सजाने का आह्वान करते हुए देश के नौनिहालों यानी नए बच्चों को, युवाओं को इसके स्वर्णिम इतिहास से परिचित कराता है ताकि बच्चे अपने देश के प्रति प्रेम करना सीख जाएं। क्योंकि देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विकसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। अगला क्वेश्चन आ चुका है प्रश्न, देश रंगीला रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देखिए देश रंगीला देशभक्ति गीत समकालीन दौर का एक चर्चित गीत है।
यह गीत फिल्म फना मूवी एक आई थी, फना। फना मूवी किसकी है? आमिर खान की मूवी है। ठीक है, फना में बड़ी सारी शायरियां होती हैं। फना मूवी में एक शायरी क्या है? अगर आप शायरी सुनना चाहे तो कहिए, मैं सुना दूं आपको शायरी। फना मूवी में एक शायरी है, उसका नाम शायरी है, आमिर खान उसमें लीड रोल में रहते हैं। ठीक है, उसमें डायलॉग, उसमें एक है कि वो कहता है हीरोइन से कि हमसे दूर जाओगे कैसे, सुनिएगा भैया, कि हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। क्या? हमसे दूर जाओगे कैसे, हमें दिल से भुलाओगे कैसे, हम तो वो खुशबू हैं जो सांसों में बसा करते हैं, अपनी सांसों को रोक पाओगे कैसे। ये जो डायल, इसमें ऐसे ऐसे एक ही शायरी नहीं बल्कि हजारों शायरी है इसमें, तो हजारों नहीं, कम से कम 10-12 शायरी तो बोली ही जाती हैं। फना नाम मूवी का है, 2000 सन में रिलीज, 2006 में रिलीज हुई थी। उसी में शामिल एक गाना है, देश रंगीला रंगीला देश मारा रंगीला। इस देशभक्ति गीत को गायक है महालक्ष्मी अय्यर जी ने इसको गाया है। ठीक है, इस गाने का संगीत दिया है और निर्देशन किया, संगीत का निर्देशन किया किसने? जतिन ललित ने। प्रसून जोशी के द्वारा लिखे गए इस गीत में भारतवर्ष की लोक संस्कृति को और उसकी भव्यता के साथ अभिव्यक्त किया गया, भारत की संस्कृति को, यहाँ की जीवन शैली, यहाँ की बोली भाषा, वस्त्र, तीज त्योहार, इन सभी को गीत में सजा करके प्रस्तुत किया गया है। और एक देश की झांकी प्रस्तुत करने का काम इस देश के इस जो है गीत के माध्यम से होती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, यह किसकी रचना है? ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। ठीक है, ऐसे आगे भी तमाम कड़ियां हैं, बड़ी जबरदस्त गाना है। इसको आप पढ़ते हैं या स्कूल वगैरह में 15 अगस्त 26 जनवरी को सुनते हैं, आपके रोए एकदम से खड़े हो जाते हैं कि जब हम खेल रहे थे होली, जब हम दिवाली मना रहे थे, वो खून की होली खेल रहे थे बॉर्डर पर, वो लड़ रहे थे हमारे लिए। इसको लिखा है देशभक्ति कवि हैं, उनका नाम है कवि प्रदीप, उनका नाम ही कवि प्रदीप है। उन्होंने इस गीत को लिखा है, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत है। बिना 15 अगस्त 26 जनवरी को ये गीत नहीं बजता तब तक लगता ही नहीं कि 15 अगस्त से 26 जनवरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा गीत है। इसे संगीत से सजाया है श्री रामचंद्रा जी ने, लता मंगेशकर जी ने इसको गाया है। आहा, स्वर स्वर की महारानी कह सकते हैं, सरस्वती जी साक्षात इनकी जिह्वा पर विराजमान है। लता मंगेशकर की गायकी आज भी इनको लोग आइडियल मानते हैं, और बिना लता मंगेशकर के जो इंडियन सिनेमा की जितनी भी म्यूजिक है, हिंदी साहित्य मतलब हिंदी की जितनी भी म्यूजिक इंडस्ट्री है, वो एक तरफ रख दो और लता जी को एक तरफ रख दो, इतनी जबरदस्त, इतनी स्वर कोकिला और कोई नहीं, इन्होंने सुर दिया अपना। यह गीत 27 जनवरी 1963 को पहली बार नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में गाया गया था। इस दौरान वहां पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मौजूद थे। यह गीत आजादी का जश्न मनाने वाले भारतीय वीर बलिदानियों को याद दिलवाने के लिए गाई जाती है कि जब हम दीपावली मनाते हैं तो वो लोग खून की होली खेल रहे थे। ठीक है, तो ऐसे वीर पुरुषों को हमको नमन करना चाहिए, हमको याद करना चाहिए उनको, हमको कि उन्होंने हमारे लिए इतना बढ़िया सुशील सुंदर देश दिया है, जहां पर मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस तरीके की धरती हमारे देश में मिली किसकी वजह से? इस स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों को यहां से भगाया, उसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, ऐसे लोगों की वजह से। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। कवि प्रदीप का जन्म जो है कब और कहां पर हुआ था, बताएं। कवि प्रदीप का जन्म कब और कहां पर हुआ था, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। देखिए, गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, कवि प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 ईस्वी को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ था। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण दुबे। क्या नाम था कवि प्रदीप का? रामचंद्र नारायण द्विवेदी जी इनका पूरा नाम है, प्रदीप जी का।
कवि प्रदीप के नाम से, गीतकार प्रदीप के नाम से बड़े फेमस है, देशभक्ति गीत बहुत लिखे हैं और हिंदी सिनेमा जगत के संगीत के क्षेत्र में बहुत महारथी हासिल की है। गुलशन बावरा, आहा, ये भी बड़े विद्वान आदमी। गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या था? गुलशन जी का मूल नाम था गुलशन कुमार मेहता। उन्हें बावरा, बावरा माने तो पागल, बावरा पगला की उपाधि भी दी जाती है। फिल्म वितरक शांति भाई पटेल ने इस उपाधि को दी थी। फिल्म थी वितरक शांति भाई पटेल। कालांतर में यह नाम इतना प्रसिद्ध हो गया था कि पूरा फिल्मी जगत उन्हें इसी नाम से पुकारता था, बावरा कहता था इनको, गुलशन बावरा। अपनी साहित्यिक सोच और समझ के कारण ही गुलशन बावरा फिल्म संगीत से जुड़े थे। उनकी कल्पनाशीलता ने उन्हें फिल्म जगत के आसमान पर स्थापित कर दिया था। ठीक है, ये फिल्मी जगत के एक सितारे हैं, एक गीतकार रहे हैं। अगला प्रश्न, कैफी आजमी के गीत बड़े फेमस हैं। कैफी आजमी को किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए, आवारा सजदे नाम की एक पुस्तक है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी इसको सम्मानित किया गया था। आवारा सजदे पर बड़ा जबरदस्त ये सब सम्मान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, श्याम नारायण पांडे जी का जन्म कब और कहां पर हुआ था? श्याम नारायण पांडे जी भी हिंदी के बड़े जबरदस्त लेखक हैं और राष्ट्रीय काव्यधारा से जुड़े हुए रहे। जन्म 1907 में हुआ था आजमगढ़ जिले के डुमराव नाम के गांव में। 39 नंबर प्रश्न आ चुका है, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म कब और जन्म और रचना क्रम पर प्रकाश डालिए। देखिए, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को आगरा के रोहता में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूर्ण हुई। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी, जिसके कारण से ये बच्चों के गांधी भी कहे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के गांधी किसको कहते हैं? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी को। 26 पुस्तकें इन्होंने बाल साहित्य पर लिखी हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित है। प्रयागराज में इन्होंने गुंजन नामक संस्था भी बनाई थी, जिसकी गोष्ठियां समय समय पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के कक्ष में होती रहती थी। ये काव्य मंचों पर काव्य पाठ भी किया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल गीत के क्षेत्र में उन्होंने सराहनीय कार्य किया। स्वाधीनता के उपरांत उनका पहला बाल गीत कातो और गाओ सन 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद इनके द्वारा लगभग 26 बाल साहित्य किताबें लिखी गई थी। ये बात आप ध्यान रखिए। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपका, उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश लिखिए। उठो धरा के अमर सपूतों, ठीक है, पुनः नया निर्माण करो, ये रचना बड़ी फेमस है। तो यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं को अभिव्यक्ति है, राष्ट्रवादी भावनाओं की, जहां कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। ठीक है, यानी एक जो आजादी के बाद जो राष्ट्रवादी भावनाएं हैं उसके बारे में बताया गया कि एक नया जोश है, नई उमंग है, नई किरण है, नया जोश है। ऐसे कविता बड़ी जबरदस्त है, जब इसको पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। ठीक है, तो देश का नवनिर्माण नवयुवकों के जोश, उत्साह और नवचेतना से ही संपन्न हो सकता है। इसीलिए कवि बार बार उस धरा के सपूतों को आवाहित करता है, बुलाता है। कवि भारत के नवयुवकों से नवयुग के निर्माण की बात करते हैं और कहते हुए कहता, कवि की उत्साही लोगों के जीवन में जिनके अंदर उत्साह खत्म हो चुका है, ऐसे लोगों के में नई चेतना, नई उत्साह, नई प्राण भर करके हमको आगे बढ़ना है। नई चेतना, नव उत्साह, नव प्राण भर दो, उठो धरा के नवल सपूतों, अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नया दीप है, नई बात है, नई सवेरा, नई किरण है, नया, ऐसे बड़ी जबरदस्त कविता है, मजा आ जाता है पढ़ने में। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है। इससे तात्पर्य कि देश की स्वतंत्रता जो है अभी नई नई मिली हुई है। ऐसे में हमको एक जबरदस्त नींव तैयार करनी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी जो है वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लाया है, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं जब हम तन मन धन से इसमें नवनिर्माण के लिए संकल्पित हो जाएंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हमको जो है स्वतंत्रता की जो मिठास है वो अनुभूति हो पाएगी। तभी स्वतंत्रता की मिठास को हम जो है उसको ग्रहण कर पाएंगे। इस तरीके से चीजें बताइए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 41 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न भैया, गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत कौन सा बताएं? एक गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। ये रचना किसकी है? ये गुलशन बावरा की ही गीत है।
गुलशन बावरा की ही रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री बने थे, ये बात भी ध्यान रखेंगे। और काफी लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर इन्होंने काम भी किया है और काफी हद तक इनका जो कार्यकाल रहा है बड़ा ही सराहनीय कार्यकाल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की तो इनको भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है, कौन सा? भारत रत्न। भारत रत्न से इनको सम्मानित भी किया गया है। ठीक है, सर्वतोमुखी विकास, सर्वतोमुखी मतलब चौतरफा चौमुखी विकास किया था। इन 3 बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद पर काम संभाला। बहुत कम समय के लिए जो कुछ समय के लिए बनते थे, फिर हट जाते थे, फिर होता, मतलब जबरदस्त। सर्वतोमुखी विकास के लिए किए गए योगदान एवं असाधारण कार्यों के लिए 27 मार्च 2014, 27 मार्च 2015 में, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में ही कर दी थी। ठीक है, 2014 में आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद में आप देखते हैं चूंकि ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न नहीं मिला था और वो सम्मान के योग्य थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी को पसंद करने वाले लोग जैसे कांग्रेस के नेता पसंद करते थे इनको, विदेश मंत्री के पद, भाषण, मतलब बहुत विद्वान आदमी थे, बहुत जबरदस्त रचनाएं भी लिखी हैं, हर क्षेत्र में विद्वता थी इनकी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। राणा प्रताप की तलवार एक रचना है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, राणा प्रताप की तलवार। तो इसमें क्या है, देखिए इस कविता का सारांश देखिए। देखिए, राणा प्रताप की तलवार रचना किसने लिखी है? श्याम नारायण पांडे जी ने। राणा प्रताप का जो रचना है चेतक यानी घोड़ा वाली रचना, ये भी इन्होंने ही लिखी है, श्याम नारायण पांडे जी, जिसमें कहते हैं कि जो है जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। ठीक है, इस तरीके से रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ऐसे कविता है। ठीक है, तो वो जो कविता है वो कविता भी इन्होंने लिखी है। और जब ये जाकर के लड़ते हैं अपनी तलवार लेकर, तलवार इनकी बहुत वजन की होती है, एक बार अगर हमारे जैसे लोगों के सर पर ऐसे तलवार ऐसे राणा प्रताप की ऐसे रख जाती, यहाँ से हड्डियां वड्डियां से कटती हुई यहाँ पूरा आधा आधा पूरी शरीर बढ़ जाती, ऐसे रख दे तलवरिया, तो इतनी वजन तलवार होती थी। पता नहीं कितने 80-90 किलो की तलवार लेकर चलते थे, 80-90 किलो की, या मतलब 40-45 किलो की तब भी होती थी, मतलब बहुत वजन होता था। अरे राणा प्रताप 6-7 फुट के 8 फुट के थे, लंबे चौड़े एकदम से। उनका घोड़ा जो था उसमें हाथी का वो लगा रहता था आगे, हाथी का सूंड लगाते थे उसमें राणा प्रताप जी। और उनका घोड़ा चलता था तो हाथी वगैरह डर जाते थे कि इतनी तेज हाथी कौन से, तो हाथी वाथी भी भाग जाते थे, घोड़ा उड़ा के तो बतिए छोड़ दो, सब हट जाते थे इसके आगे। और तलवार से इसे मारते काटते इसे निकल गए। अकबर ने कभी राणा प्रताप को हरा नहीं पाया। अकबर हमेशा से इनसे डरता था, इसीलिए अकबर कभी युद्ध में इनके सामने नहीं आया। अगर अकबर इसके सामने आ जाता तो फिर अकबर का प्राणांत निश्चित था, मतलब अकबर बचता नहीं, इतना रफ्ता रफ्ता के मार रहे थे राणा प्रताप जी। ऐसे सेना इनकी रहती थी अकबर की, उसी सेना में से अपना घोड़वा लेकर के अकेले निकल जाते थे, काटते पिटते से। बाहुबली को देखे, कटते पिटते निकल जाता था ऐसे उस पार, ऐसे पहला चीर देते थे। कबड्डी खेलो बचपन में, कबड्डी में पहला चीरे वाला होता है, ऐसे पहला चीर देते थे राणा प्रताप। ठीक है, इस तरह की चीजें होती थी। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहां कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नवनिर्माण युवकों के जोश, उत्साह और नवचेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवकों से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नव उत्साह, नव प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है, तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से। तो ये तो थोड़ा सा यहाँ पर कविता वही हटा दीजिए इसको। ठीक है, श्यामनारायण पांडे जी की इसको हटा दीजिए, श्यामनारायण पांडे जी की नहीं। तो यहाँ पर राणा प्रताप की तलवार जो रचना है इसको हटा दीजिए 1 मिनट के लिए। ये इसका ऊपर वाली कविता का इसमें आ गया है। ठीक है, इसको 2 मिनट के लिए इसको हटा दीजिए आप। देखिए, श्यामनारायण पांडे जी की रचना तो है ये जो है राणा की तलवार, और इसके अलावा राणा की मतलब चेतक की चेतना की वीरता या चेतक की वीरता। ठीक है, चेतक की वीरता और राणा की तलवार, ये 2 कविताएं इनकी हैं।
श्यामनारायण पांडे जी की, लेकिन ये जो सारांश लिखा गया है गलत है, ठीक है। राणा प्रताप की जो तलवार है इसका जो सारांश है, इसमें ये वाला थोड़ा सा छप गया है दूसरे का, ये नया सवेरा वाला है, ठीक है। नया निर्माण करो, उठो धरा के अमर सपूतो रचना का सारांश लिख गया है, इसको हटा दीजिएगा। देखिए चेतना की जो वीरता, मतलब चेतक की जो वीरता, उसमें राणा प्रताप कहते रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था यहाँ नहीं, ठीक है। बड़ी जबरदस्त रचना लिखी है भाई। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस आर्यमस्तक पर कहां नहीं, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा कर बालों में, बढ़ते नलसा व लहर गया वह गया फिर ठहर गया, विराल विराल वज्रमय बादल सा अरसेना पर वह ठहर गया, भाला गिर गया निसंग, है टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। घोड़ा का ये था। और तलवार, राणा प्रताप की तलवार की जो मैं बात कर रहा था, जो ये रचना है उसमें तलवार की ये पंक्तियां क्या है, पंक्तियां की चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, कल कल बहती थी रवगंगा अरिदल को डूब नहाने को, तलवार वीर की नाव बनी चटपट उस पार लगाने को, बैरी दल को ललकार गिरी वह नागे सी फुफकार गिरी, था शोर मौत से बचो बचो तलवार गिरी। ये जो है यहाँ से ये 2024 में प्रश्न परीक्षा में पूछा भी गया है। पैदल हैदल गजदल में छप छप कर वह निकल गई, क्षण कहाँ गई कुछ पता न फिर, देखो चमचम वह निकल गई, क्षण इधर गई क्षण उधर गई, क्षण चढ़ी बाढ़ सी उतर गई, ठीक है। इसके अलावा था प्रलय चमकती जिधर गई, क्षण शोर हो गया किधर गई, लहराती थी सिर काट काट, बल खाती थी भू पाट पाट, बिखराती अवयो बाट बाट, तनती थी लोह लहू चाट चाट, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने को यह रण चंडी जीभ पसार चढ़ी। इतना जबरदस्त तलवार का बखान गोपाल साहब ने किया है, श्यामनारायण पांडे जी ने, इतना जबरदस्त रणबीर। आप देखते हैं तलवार के बारे में इन्होंने कभी कहता कि राणा प्रताप की तलवार शत्रुओं के सिर को काट काट कर लहराती थी, वह शत्रुओं के सिर को काट काट कर पृथ्वी को भर देती थी और शत्रुओं के रक्त को चाटती फिरती थी, चारों तरफ भीषण जो है हलचल मचा दी थी राणा प्रताप की तलवार ने। शत्रुओं का रक्त पीने को वह तलवार जीभ की तरह इधर उधर लहराती हुई रक्त पीती हुई फिरती, जैसे माता चंडी जो है अपने जीभ को पसार करके मार रही हूँ। राणा प्रताप की तलवार की शौर्य गाथा का वर्णन जो है इन्होंने किया है रचना में, बड़ी जबरदस्त रचना है, ठीक है। और जो मैंने और तमाम प्रकार रचनाओं को बताया था, जैसे कि इनकी रचना जो थी सोहनलाल द्विवेदी जी की रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं, ठीक है। ऐसे एक रचना है मातृभूमि, एक रचना है चल पड़े जिधर दो डगमग में, ठीक है, रचना संकलित है। 2024 में पंक्तियां अटल बिहारी वाजपेयी जी से दो पंक्तियां आई थी 2024 में, बलिदानों की बेला आई लोकतंत्र दे रहा दुहाई, स्वाभिमान से वही जिएगा जिसने कीमत गई चुकाई, मुक्ति मांगती शक्ति संगठित युक्त ससंगत भक्ति कंपित। ये रचना पूछी गई थी, कदम से कदम कदम मिलाकर चलना होगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की रचना आपके पाठ्यक्रम में संकलित है मातृवंदना और हम भारतवासी, ठीक है। इसके अलावा कवि प्रदीप की रचना संकलित है आपके पाठ्यक्रम में आज हिमालय की चोटी, किस्मत मूवी से आई थी 1943 में, उसी में रचना है अय मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये पंक्तियां आप देख पाएंगे तो ये आपके गैर फिल्मी, मतलब ये ऐसे गीत प्रकाशित है कि ये शुभ दिन है हम सबका लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, अय मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, अय मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी याद करो कुर्बानी। ऐसे तमाम गीतों को लिखा है। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जागृति मूवी का गाना 1954 में कवि प्रदीप का। ये तो ये सब चीजें कविता है, चर्चा करेंगे किसी दिन और, तो परेशान मत होइएगा इस चीज को लेकर के। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार हमेशा बना रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।